there are two things that we know about. कहाँ लिख रहा है ये? अच्छा, we know that there, according to duality concept, there is two aspects. आप देख लो, there's two aspects in a बैलेंस शीट. ये हम लोग को पता है, ठीक है. जस्ट मैं बता रही हूँ, आप अपना लिख लेना अपने हिसाब से. देयर इज टू एस्पेक्ट इन अ बैलेंस शीट. वन एस्पेक्ट which is called the sources of fund. Sources of fund means varied sources from which we can procure the fund. ठीक है, दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? So there's a two aspect in a balance sheet. हाँ, one aspect which is called the source of fund. Source of fund का मतलब हुआ varied sources from which we can procure the fund. So ये जो procurement of fund है means this is the liability side. So procurement of fund, procurement of fund basically represents liability side. ठीक है. Procurement or raising of fund can be internal and external. दोनों ही हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है. ठीक है, ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड. अब दूसरा साइड जो है दैट इज क्या है? एसेट साइड, जिसके बारे में बोलता है एसेट साइड. एसेट साइड रिप्रेजेंट्स द utilization or application of fund. So it is clearly understood that once our application of fund is increasing, it leads to increase in assets as well. आपका asset भी increase होगा तो ना. एसेट इंक्रीज कब हो सकता है? मे बी वंस यू आर देखो, सबसे पहली चीज है एसेट इंक्रीज करने के लिए आपका लायबिलिटी साइड भी इंक्रीज होना होगा. सो इट्स का मतलब इफ योर नेट प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, योर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा, आपका कैपिटल इंक्रीज होगा. नाउ इफ योर नेट प्रॉफिट इज इन्वेस्टेड, जो आपका पैसे है उसको आपने इन्वेस्ट किया, नेट प्रॉफिट इन्वेस्ट होगा, कैपिटल इन्वेस्ट होगा. कैपिटल हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है ना, उसको कैपिटल के संग ऐड करते हैं इन दी बैलेंस शीट. अब ये क्लियर है कि कॉन्सेप्ट की जब नेट प्रॉफिट ऐड हो रहा है, कैपिटल ऐड हो रहा है, इसका मतलब हमारा लायबिलिटी साइड इज इंक्रीजिंग. अब बिकॉज ऑफ डुअलिटी कॉन्सेप्ट हमें पता है लायबिलिटी इंक्रीज होगा, एसेट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ना, एसेट को भी इंक्रीज होना ही है. हमारा डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये डबल एंट्री का सॉरी हाँ डबल एंट्री सिस्टम बोलो या डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलो, हमारा अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, सोर्सेज ऑफ फंड इंक्रीज हो रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी इंक्रीज होगा. तो सबसे पहले आप देख लो, एसेट विल इंक्रीज व्हेन, आपकी एसेट इंक्रीज कब होगी? वंस योर यूटिलाइजेशन और एप्लीकेशन ऑफ फंड इज इंक्रीजिंग. देखो, इट माइट बी पॉसिबल कि नेट प्रॉफिट मेरा बढ़ा नहीं है, फिर भी मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं एक्सटर्नल लायबिलिटी लेकर, ऐसा भी हो सकता है ना, मैंने एक लोन लेकर एक फ्लैट खरीद लिया, ठीक है, तो मेरी लायबिलिटी भी बढ़ी, मेरा एसेट भी बढ़ा. सो यहाँ पे क्या, यूटिलाइजेशन और एप्लीकेशन ऑफ फंड इज इंक्रीजिंग. नाउ इट कैन लीड्स टू योर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट. आपने कोई परचेज किया फिक्स्ड एसेट का, तो फिक्स्ड एसेट परचेज करने से भी आपका एसेट बढ़ रहा है. इसके अलावा आपके जैसे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डेटर्स जिसको मैंने उधार दे रखा है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें वो भी तो मेरा एसेट ही है, वो तो पैसा देगा आज न कल, वो भी पैसा मुझे मिलना है, ठीक है, डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं. इसके अलावा तुम्हारा कैश बैलेंस और योर बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, और आप यहाँ पे देख लो आपका गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इंक्रीजिंग. ये फिक्सिशियस एसेट है कुछ इस तरह के, आपका एसेट विल इंक्रीज. समझ आया?
एन इंक्रीज इन लायबिलिटी कुड रिजल्ट इन व्हाट, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज इन लायबिलिटी, उससे क्या हो रहा है। सबसे पहले तो होता है जब आपकी इंक्रीज इन लायबिलिटी हो रही है, ठीक है, इससे सबसे पहले ओनर्स नेटवर्थ, चाहे क्या हुआ, increase in liability will lead to firstly reduction of owner's claim in the shares capital, share capital होगा, share capital of the company। सबसे पहले चीज तो ये आ गई, will lead to firstly reduction of owner's claim in the share capital of the company, liability increase हो रही है इसके कारण। इसके बाद आपका क्या हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आपका लोन इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट लोअरिंग ऑफ योर इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग, आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं बचेंगी। क्यों नहीं बचेगी रिटेन्ड अर्निंग, बिकॉज इंक्रीज इन लायबिलिटी का अब दो एस्पेक्ट है, इसको भी आपको देखना है। इंक्रीज इन लायबिलिटी will have two aspects, like whether it is owner's own क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, क्या गिरा माउस कहाँ गया, देखो इसका भी दो एस्पेक्ट है। जब हम लोग ओनर्स इक्विटी की बात कर रहे हैं, ओनर्स सॉरी इंक्रीज इन लायबिलिटी की बात करें, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी इन बैलेंस शीट, अगर मैं बैलेंस शीट में दिखा रही हूँ, बैलेंस शीट में जब दिखाते हैं, विल हैव टू वेदर इट इज बिकॉज ऑफ ओनर्स ओन इन्वेस्टमेंट और एक्सटर्नल लायबिलिटी, दो चीज हो सकते हैं ना, क्योंकि अब एक्चुअल में लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो वेदर इट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी, इफ इट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी तो आपका एक तो सबसे पहले ओनर्स का क्लेम रिड्यूस हो जाएगा, आपका लोन इंक्रीज हो रहा है तो आपका रिटेन्ड अर्निंग बिल्कुल नहीं बचेगा, बिकॉज ऑफ योर हाई कॉस्ट, बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ डेट सर्विसिंग। डेट सर्विसिंग मतलब आपको यू हैव टू पे हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, समझ आया राहुल जी? हाँ हाँ हाँ। Outsiders claims against entity asset of an entity is called, outsider claims against asset of an entity is called what? External liability. External liability. Things of value to the entity are called by accountant. Things of value to the entity are called by accountant as what? 3 लाइन क्यों दिया है बाबा, इतना तो लिखने का कुछ है नहीं। आप लोग के कुछ वर्ड लिमिट्स डिफाइन रहते हैं, इतने मार्क्स में इतना वर्ड लिमिट, आपको उसको चेक करना पड़ेगा थोड़ा, उसके हिसाब से आंसर्स प्रिपेयर करने होंगे। जैसे थिंग्स ऑफ वैल्यू टू एन एंटिटी का मतलब क्या है, इट इज सिंपली मींस दैट इट इज एन एसेट। थिंग्स ऑफ वैल्यू मतलब जो मेरे लिए वैल्यू जेनरेट करेगा, एसेट विल क्रिएट वैल्यू ना। चलो ये आपको कंप्लीट करना है होमवर्क, एक्टिविटी 4.2।